स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 में से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और इसके 11.1a प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 11 है इसका नाम है स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन। जब हम लोग बात करते हैं स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन की, तो स्टॉक होल्डर इक्विटी हो या वर्ड ऑनर इक्विटी हो, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। हमारे पास वर्ड हो, ये चैप्टर नंबर है 11 और लिखा गया है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या फिर पेड इन कैपिटल। जब हम लोग स्टॉक होल्डर इक्विटी बनाते हैं तो याद रहे सबसे पहले हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ फर्म। फिर हम मेंशन करते हैं कि हम लोग स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाने लगे हैं और कब कब बनाने लगे हैं, एज ऑन वो डेट भी मेंशन करते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर हमने अपने शेयर कैपिटल और उससे मुतल्लिका अज्जा लिखना होते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन स्टॉक को लिखते हैं। कॉमन स्टॉक के बाद हम लोग जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक को लिख सकते हैं और कई दफ़ा बिजा औकात ऐसा होता है कि हम लोग पहले प्रेफर्ड स्टॉक को लिख लेते हैं, बल्कि ज़्यादा मुतबर ये है कि आप प्रेफर्ड स्टॉक को पहले लिख लेंगे, देन उसके बाद कॉमन स्टॉक को लिखेंगे। अच्छा, पहले इसकी पार वैल्यूज़ लिखनी है दोनों की, प्रेफर्ड की भी पार वैल्यू और कॉमन की भी पार वैल्यू। उसके बाद आपने एडिशनल पेड अप कैपिटल की तरफ चले जाना है इसी तरतीब के साथ। एडिशनल पेड अप अगर प्रेफर्ड स्टॉक का हो तो पहले उसका, देन आपने कॉमन स्टॉक और उसके बाद रिटेन अर्निंग को ऐड कर देना है और आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन प्रिपेयर होकर आ जाएगा। हमें पहले 3 क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस के ऊपर लेके आना होंगे कि जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सीन्स के मुताबिक स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन को प्रिपेयर करना सीखेंगे। मेरे पास जो बुक है वो अभी एडिशन एक पुराना था, मैं कोशिश करूँगा कि एडिशन नया ले ले, लेकिन इसमें से जो अमाउंट चेंज थी वो मैंने रिफ्लेक्ट कर दी हुई है, जो वैल्यूज़ चेंज थी वो मैंने मेंशन और नॉमिनेट कर दी हुई हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी अर्ली इन 2009, जो आपके पास 17th एडिशन है उसमें ये अमाउंट चेंज हो सकती है। आपने कंसेप्ट समझना है, अमाउंट्स तो जो है वो चेंज हो सकती हैं। अर्ली इन 2009 Robinson प्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड विद एन ऑथराइजेशन टू इशू 1 lakh शेयर ऑफ $100 पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक एंड 5 lakh शेयर ऑफ $1 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक। इसके पास 1 लाख शेयर हैं प्रेफर्ड स्टॉक के और 5 लाख शेयर हैं कॉमन स्टॉक के। 10,000 शेयर ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक, इस एक में से 10,000 शेयर वर इशूड एट पार एंड 1,70,000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक वर सोल्ड। और जो एक पार वैल्यू कॉमन स्टॉक थे वो सेल किए कितने, 1,70,000 एट $15 पर शेयर। द प्रेफर्ड स्टॉक पे एन 8% क्यूमुलेटिव डिविडेंड। अच्छा, क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब ये है कि अगर किसी साल कंपनी को लॉस हो गया है और इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया तो पहले पिछले साल का डिविडेंड पे किया जाएगा, फिर नया डिविडेंड पे किया जाएगा। मीन्स के बकाया डिविडेंड किसी वजह से इग्नोर नहीं होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 सालों में ऑफ ऑपरेशन, कंपनी के ऑपरेशन के, मीन्स के जब कंपनी ने ऑपरेशन शुरू किया उसके पहले 4 सालों में 2006 to 2009 द कॉर्पोरेशन अर्नड अ टोटल ऑफ $1385000 एंड पेड 70 सेंट। ये $70 नहीं, 70 सेंट। इस 70 को अगर आप डिवाइडेड बाय 100 करें तो $0.75 पर शेयर इन ईच ईयर on its outstanding common stock।
उसने अपने कॉमन स्टॉक के ऊपर $0.75 पर शेयर डिविडेंड दिया है। इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एट December 31st, 2009 इंक्लूडिंग अ सपोर्टिंग शेड्यूल showing your computation for the amount of retained earning reported. Hint, income increased the retained earning whereas dividend decreased the retained earning. अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है एज पर आर देयर एनी डिविडेंड इन एरियर ऑन द कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक एट December 31st, 2009 एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा जी, ये 138000 है, ये नई बुक के मुताबिक है, जो चेंज था वो मैंने नॉमिनेट कर दिया। लेट्स स्टूडेंट, फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाना है। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसको हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, पहला काम आपने ये करना है कि कंपनी का नाम लिखना है। हम बना रहे हैं जी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 11.1a। सबसे पहला काम कंपनी का नाम, रॉबिन्स इनकॉर्पोरेशन प्रेस। हम बना रहे हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन। कब का बना रहे हैं? एज ऑन December 31st, 2009। सबसे पहले आपने प्रेफर्ड स्टॉक को लिखना है। अब प्रेफर्ड स्टॉक लिखने का तरीकाकार क्या है? आपने क्वेश्चन में से इसकी नेचर को पहले यहाँ पे लिख देना है, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड को लिख देना है। प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर उसने रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन किया 8%। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक $100 par value 1 lakh authorized and 10,000 issued। आपके 8% क्यूमुलेटिव $100 1 लाख जो ऑथराइज हैं उसमें से 10,000 इशूड किए गए हैं। वैल्यू किस तरह आएगी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 इसके 2 इसके 6 0 आ जाएंगे। देन हम बात करेंगे कॉमन स्टॉक की। कॉमन स्टॉक $1 पार वैल्यू, एक जिसकी पार वैल्यू थी इशूड 1,70,000, 1,70,000 इशू किए गए। 170 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1,70,000। नेक्स्ट आप चले जाएंगे एडिशनल पेड अप की तरफ, जिसको आप प्रीमियम कहते हैं। मीन्स के ये जो कॉमन स्टॉक शेयर थे ना, ₹1 जिसकी पार वैल्यू थी, ये हमने ₹15 पर शेयर के हिसाब से इशू किए हैं। तो इसका मतलब है 15 में से ₹1 तो पार वैल्यू हो गई, तो ₹14 एडिशनल हो गए। यहाँ पे आपने लिख देना है एडिशनल पेड अप कॉमन स्टॉक। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, 15 पार है, 1 माइनस कर दें तो 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 तो 23 लाख और 80,000, ये आपके पास अमाउंट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है रिटेन अर्निंग। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग के लिए सपोर्टिंग कैलकुलेशन करना है, उसने रिक्वायर्ड किया था। सपोर्टिंग कैलकुलेशन फॉर रिटेन अर्निंग। आपके पास नेट इनकम है और पिछले 4 सालों की नेट इनकम है 2006 से लेकर 2009 तक की, और वो नेट इनकम है 138,500।
क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन किया हुआ है कि इसने डिविडेंड पे किया है, हर साल पे किया है कॉमन स्टॉक के ऊपर 0.75 लेस डिविडेंड। डिविडेंड दो तरह का, एक कॉमन स्टॉक के ऊपर शेयर्स हैं 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 127500। कॉमन स्टॉक के साथ साथ आपने प्रेफर्ड स्टॉक को भी डिविडेंड देना था, जिसका रेट पहले से डिफाइन है 8% है, जिसमें पार वैल्यू 100 है। 100 का 8% लिया तो 8। शेयर कितने इशू किए गए हैं प्रेफर्ड स्टॉक? 10,000। मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट आ जाती है 80,000। अब दो ऑप्शन हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं वही ऑप्शन अवेल करते हैं। ये क्योंकि 1 साल का डिविडेंड है, आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें। ये भी 1 साल का डिविडेंड है, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें। यहाँ से कॉमन डिविडेंड लेस कर दें और यहाँ से प्रेफर्ड, मल्टीप्लाइड बाय 4 385,000 माइनस 3,10,000 माइनस 3,20,000 तो 555,000 आ जाएगा। ये आपके पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस हो जाएगा। अब इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। 10 लाख प्लस 1,70,000 23,80,000 555,000। दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 लाख 1,70,000 23,80,000 555,000 410,500। बी रिक्वायरमेंट थी, क्या डिविडेंड इन एरियर है? आर देयर एनी डिविडेंड इन एरियर? आर देयर एनी डिविडेंड इन एरियर ऑन कंपनीज बैलेंस शीट प्रेफर्ड स्टॉक? आपने कह देना नो। अब नो क्यों कहना है? और डिविडेंड इन एरियर किसको कहते हैं? अगर कंपनी ने किसी साल प्रॉफिट ना होने की वजह से क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड ना दिया हो तो हम उसको नाम देते हैं डिविडेंड इन एरियर, बकाया डिविडेंड। आपने लिख देना है एज अप टू 31 दिसंबर 2009 कि ये 31 दिसंबर 2009 तक ऑल डिविडेंड्स ऑन प्रेफर्ड स्टॉक इज पेड, ये अदा कर दिया गया है। सो नो डिविडेंड इन एरियर, डिविडेंड इन एरियर नहीं। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।